प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा राम राम। और आज हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर जी, बहुत बहुत स्वागत। राम राम भाई। राम राम सर। सर, एक हम लोग का ना एक एनुअल अफेयर है जो राष्ट्रवादी लोगों को बड़ा रुचिकर लगता है और साल दर साल वो बेहतर होता जा रहा है। मतलब वो एनुअल अफेयर है जब बजट पर अभिभाषण जो दिया जाता है प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्रपति जी के उद्बोधन के बाद जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है, वो 1 डेढ़ घंटे की स्पीच होती है सदन में। और वो मोदी जी पूरे साल का इकट्ठा करके जो है रखते हैं सारा, और उस दिन तबीयत से निकालते हैं। कल जो हुआ वो उनका वो रूप सामने आया जो वो अक्सर शायद पहले दिखाते रहे हैं, जिसके लिए पहले वो बहुत फेमस थे, जो उनका रौद्र रूप या जो गुस्सा वाला था। सदैव शांत रहे हैं, सौम्य रहे हैं, अपनी बातें ढंग से की हैं, विपक्ष से कुछ भी बकवास आती रही उस पर ध्यान नहीं दिया। पर कल उनका जो उद्गार था, वो उनके दिल की पीड़ा थी। जो भ्रष्टाचारियों का जो महिमा मंडन किया जा रहा है मीडिया द्वारा या किसी के भी द्वारा, वो भी घोषित अपराधियों का, ये नहीं कि आरोप लगा है, जो कोर्ट से घोषित है। और जाहिर सी बात है इसमें लालू यादव सर्वप्रथम है। अभी लंबी लिस्ट है, पर कोर्ट से तो घोषित लालू है, घूम रहे बाहर, बिहार को बर्बाद कर दिया। वो तो बिहारियों से पूछे या हमारे जो दोस्त लोग हैं, आप सब लोग को बेहतर जानते हैं क्या कंडीशन थी वहां पे। उसका भी जो है महिमा मंडन किया जाता है, और उस पे मोदी जी का एक रौद्र रूप सामने आया। तो इस रूप को या इनके मोदी जी के उद्गार को आप कैसे देखते हैं? आपकी क्या राय है इस पर? पुष्कर भाई। संदीप भाई, ऐसा है कि ये बिल्कुल तुमने सत्य कहा कि राष्ट्रपति जी के बजट में राष्ट्रपति के भाषण के बाद जो मोदी जी अपना अभिभाषण देते हैं और सम्मुख रखते हैं सदन के, वो एक जो है वेरी सॉर्ट आफ्टर इवेंट होता है जिसको हर आदमी जो है सुनता है। और प्रधानमंत्री जी ने एक तरीके से परिपाटी डाल रखी कि स्वयं प्रधानमंत्री आकर जो है सदन में बोलते हैं, और वो जब बोलते हैं तो वो अच्छे वक्ता है वो अलग बात है, लेकिन उस पूरी उसका उस भाषण का जो असली मकसद ये होता है कि जो पूरे साल का जो उनको हिसाब किताब करना होता है वो, और साथ में वो भविष्य की खिड़की भी खोल के दिखा देते हैं कि आगे क्या करने जा रहे हैं। तो केवल वो रेटोरिक नहीं होता है मोदी जी का, कोई भाषण जो है इस विशेषता सदन में दिया गया भाषण जो है कभी भी हल्का नहीं होता। उसके बड़े सार गर्भित होता है, उसमें कई इशारे भी होते हैं जिसको लेके जो है बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक जो है उसको जो है उसकी बड़ी सूक्ष्मता से और बड़ी गंभीरता से उसका अध्ययन करते हैं। इसी इसमें जो है ये भाषण भी है। और मेरा अपना मानना तो ये है कि शायद ये जो है अभी तो नहीं, लेकिन भविष्य में जो है मोदी जी का ये भाषण जो है वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस में गिना जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। और मतलब ऐसी कुछ चीज है नहीं जिसमें ना कही गई है। जहां तो उनका रौद्र रूप वाली बात है, कभी जो है पब्लिक उसमें प्लेटफॉर्म पे मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के बाद विशेषतः सदन कभी भी इस तरीके का रौद्र रूप जो है मोदी जी का नहीं देखा गया है। बहुत सी चीजें पूर्व में आई हैं, बहुत सी अनर्गल बातें कही गई हैं, बहुत से क्षण ऐसे भी आए हैं कि जहां पे वो आहत हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कभी भी अपने शब्दों में या अपने चेहरे पे वो चीज नहीं आने दी जो कल के भाषण में आई। उस पे आने से पहले मैं ये बता दूं कि जब मोदी जी ने इस पे जो है बड़ा वितृष्णा से आहत होके, आक्रोशित होके कहा कि
वो लोग जिनको की जो है अदालत द्वारा जो है सजा दी जा चुकी है, जो घोषित अपराधी हैं, जो पेरोल में घूम रहे हैं, उनको जो है ना सिर्फ राजनीति में रहने वाले लोग उसको स्पेस देते हैं, उसको तक स्टेज शेयर करते हैं, बल्कि उसका महिमा मंडन भी करते हैं। और वो इस चीज से आते कि एक जो है एक ऐसे कृत्य को जिसको जो आपराधिक कृत्य था उसको जो है भारत के राजनीतिक ही जो है भारतीय समाज के सामने एक कह सकते हैं कि एक आदर्श के रूप में या एक नायक के रूप में, एक प्रधान के रूप में समूह को रख रहे हैं, जो कि जो है भारतीय समाज के लिए बिल्कुल ही ठीक नहीं। और उसमें ये स्पष्ट बात आ जाती है कि मोदी जी जिस चीज से आहत और आक्रोशित है, तो इसको इस तरह से देखना चाहिए कि जब मोदी जी कहते हैं कि मेरा तीसरे टर्म में आ रहा हूं और तीसरे टर्म मैं बहुत बड़े निर्णय लूंगा, और वो ऐसे निर्णय होंगे जो कि भारत को अगले 1000 वर्ष तक की सामर्थ्यता देगा और उसको सुदृढ़ करेगा। तो जिस व्यक्ति का ये देवा स्वप्न हो, जिस देवा स्वप्न शुक्ल, जिस व्यक्ति का ये सपना हो और ये उसकी अभिलाषा हो, तो निश्चित रूप से तीसरे टर्म में आने से पहले इस विषय में क्रोधित होने का मतलब ये है कि जो भ्रष्टाचार भारत के समाज, भारत के राजनीति, भारत के तंत्र में रच बस गया है पिछली कई दहाइयों से, उस पर लगता है कि उनके तीसरे टर्म में कुछ कड़े प्रहार आने जा रहे हैं। और वो कड़े प्रहार जो है निश्चित रूप से ऐसे होंगे कि जहां एक तरफ समाज को एक राह मिलेगी, एक नए मापदंड स्थापित होंगे, वहीं पे निश्चित रूप से उससे कहीं कुछ तकलीफें भी एक वर्ग को निश्चित रूप से होने वाली। और यदि जो है भारत के मूल में, भारत के समाज में ये जो 70 के दशक और 80 के दशक से अपराधियों को अपना नेतृत्व देने में होड़, समाज द्वारा उनको सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करने में होड़ जो लगी थी, मैं समझता हूं कि उसी को ही चेक रोकने की या उस पर कुठाराघात करने की कवायद का जो है उन्होंने इशारा किया। ये उनका आक्रोश, उनका रौद्र रुजू है, ये उनके तीसरे टर्म में उनके निर्णयों में परिलक्षित होगा। ये जैसे ये देखा गया है कि मोदी जी जो है जब राष्ट्र को संबोधित करते हैं, चाहे सदन में कर रहे हो, चाहे वो जो है भाषण अपने पब्लिक स्पेस में कर रहे हो, वो हमेशा अपनी बात जो है जनता से सीधे करते हैं। ये जो दिखा है आपको, मैं समझता हूं कि वो जो है वहां पर जब राजनीतिक दलों, वहां बैठे हुए राजनीतिज्ञों को जहां वो सुना रहे थे, वहीं पे वो एक तरीके से वार्निंग बेल भी जो है भारतीय जनता को दे रहे हैं कि तीसरे टर्म में जो है कुछ कड़े फैसले के लिए तैयार रहें। और उसकी जो हर कड़े फैसले की कोई ना कोई प्रतिक्रिया आती है, कोई ना कोई उसका रिएक्शन होता है, या ये कह सकते हैं कि उसमें कहीं कोलेक्ट्रल डैमेजेस भी होते हैं। जी। तो ये एक तरीके से चेतावनी जो है भारत की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से मिली, क्योंकि तीसरे टर्म में जो है भारतीय जनता को अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपनी आगामी पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए और एक सुदृढ़ भारत के लिए कोलेक्ट्रल डैमेज देने के लिए मानसिक रूप से तैयार है।
कोलेट्रल डैमेज तो क्या ही कहें, ये क्या है कि आप ऑलरेडी एक बहुत बुरे समय से निकले हैं किसी भी तरीके से। अब जैसे भ्रष्ट फॉर एग्जाम्पल योगी जी ने जैसे यहाँ पे माफिया राज उत्तर प्रदेश में उसका संहार किया और किसी तरह उसको जो है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि इस प्रक्रिया में कई लोग या बुलडोजर चले हैं या चीजें टूटी, कोशिश की गई है कि लेस सबसे मिनिमम कोलेट्रल डैमेज हो। पर कहीं ना कहीं एक लार्जर पब्लिक को ये पता है, जैसे फॉर एग्जांपल मोदी जी का जो काम था, डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी जिसको बड़ा कहा जाता है, उसमें कुछ दिन का कष्ट था, लेकिन उसने जो भारत की डिजिटल ट्रांजैक्शन को पुश दिया है और कई लोगों का जो काला धन वाकई में जो कूड़ा कर दिया पाकिस्तान, उसमें फिर एक अलग चैप्टर है अपने आप में, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके प्रोज एंड कॉन्स बहुत सारे लोग डिस्कस करते हैं। प्रोज तो मुझे बहुत दिखते हैं, ऑफ कोर्स उसमें थोड़ा सा कष्ट रहा। और सबसे मेन बात जो मोदी जी का जो ये है कि लालू हो, मुलायम हो, या जितने मतलब कोई ऐसा नेता नहीं रहा जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, और छोटा मोटा भ्रष्टाचार नहीं, ये लोग साइकिल से चलते थे। और आज इनके पास इतनी संपत्ति है, इतनी संपत्ति है, इतनी अथाह संपत्ति है कि जिसका इनको अंदाजा भी नहीं कि कहाँ है, क्या है, किस और किसके नाम पे। अभी कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जो है, वो उनको ईडी ने रखा, तो पता चला कि वो उन्होंने अपने सहयोगी के नाम पे जो है कंपनी अलॉट करा रखी थी, कंपनी के शेयर से अलॉट करा रखे, तो सैकड़ों करोड़ का वो। हम तो देखते हैं ग्राम प्रधान हों या पार्षद हों, ये लोग भी बनते ही 4-6 महीने के अंदर जो है 20-25 लाख की गाड़ियां इनके पास आ जाती हैं। तो ये भ्रष्टाचार ऊपर से लेकर नीचे तक राजनीतिक व्यवस्था में, अधिकारियों की व्यवस्था में कोई, मुझे लगता है कि ये जो आप कह रहे हैं कि भविष्य में जो चेतावनी है, वो है अधिकारियों पर, पर्टिकुलरली सरकारी अधिकारी पर, अधिकारी क्योंकि पूरे तंत्र पे है, तंत्र पूरे पे है, तंत्र पर। क्योंकि जैसे तुमने कहा बताया कि मोदी जी ने बड़े प्रयास किए, उसका डिमोनेटाइजेशन किया, वो किया। उसी संदर्भ में मैंने एक जगह ये बात बताई थी कि जब 2000 ये मोदी जी ने जो है डिमोनेटाइजेशन किया है, तो उसको जो है जितना उनको सफलता, हम लोग कहते हैं सफल हुआ, सफल मिली, लेकिन जो असली सफलता जो मिलनी थी वो उतनी सफलता नहीं मिल पाई। उसके बाद ही बहुत बड़ा एक चंक ऑफ मनी, ब्लैक मनी व्हाइट में हो गया, जो जिसमें कि बैंक के मिली भगत रही, वो चाहे छोटी सी ब्रांच के छोटे के उनसे क्लर्क से अधिकारी तक, ये सब सूचनाएं उस वक्त आ गई थी, मैं बता रहा हूँ। जी लेकिन जो है उस वक्त जो है इतना बड़ा काम कर चुके थे कि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। सब करोड़पति, सब लाख बन गए उसके अंदर, बैंक में छोटी छोटी ब्रांच में। मुझे मालूम है, जितनी आपको तराई के इलाके की जो आपके गांव के जो गुरबा की जो ब्रांचेस थी, वहां के कैशियर और बैंक मैनेजर जो है उन 3 महीने के उसमें जो है कवायद में जो है औकात बदल गई। मेरा मैं कहने का मतलब ये है कि तीसरे टर्म में हमको इसकी जो है इस तरह की कार्रवाई लार्ज स्केल पे स्पष्ट रूप से होते हुए दिख रही है, ये होगा ये। और इसका जो है आपको ये कह सकता हूं कि क्योंकि मोदी जी हमेशा जो करते हैं उसकी वार्निंग कई समय से पहले बिल्कुल। अपने भाषणों में संकेत देते हैं, उसको लोग कोडिफाई नहीं कर पाते हैं। ऐसा काम मोदी जी ने नहीं किया कि जो पहले अपने जो बातों पे, जो अपनी बातों से उन्होंने जो है संकेत ना दिए। अब इसी के अंदर वही कहते हैं, जब मोदी गारंटी के जो मोदी कहते हैं वो करते हैं। सफलता कितनी मिलती है वो एक पैमाना अलग हो सकता है, आपका अलग हो जी सकता है, मेरा अलग हो सकता है। तो यहाँ पर जो है जिनका जो क्रोधित होना है, जहां पर समाज में ये बेसिकली क्रोध उनका समाज से, ये नेता बने कैसे, वो तो सर जनता देती है ना, आप ही किसको चुनते हैं ना। यदि एक अपराधी, एक व्यक्ति को सर उसने न्यायालय ने अपराधी घोषित कर दिया, जेल जा चुका, उसके बाद भी उसका दल लड़ता है, और वो जो है भले खुद ना खड़ा हो सकता हो चुनाव में, लेकिन वो जो है कन्विंसिंग करता हो, जनता उसको जिताती है। तो ये अपराध तो जनता का भी, आप इसको ये नहीं कह सकते। तो क्योंकि कारण क्या है कि अब की जनता भी जिस तरह से तंत्र बेईमान हुआ, भ्रष्ट हुई, उसी तरह जनता भी जो है ने भ्रष्टाचार को बड़ा सामान्य जीवन में अपने सामान ले लिया। तो ये बिना किसी जो है दर्द दिए
इसमें सुधार आने की संभावना नहीं। जैसे अब उत्तर प्रदेश में मैं स्वयं जानता हूँ कि योगी जी का एक प्रशासन ईमानदार है, ईमानदारी की है, उन्होंने भ्रष्टाचार में बहुत तगड़ी लगन लगाई है, लेकिन उसके बाद भी नीचे जो बेईमान है वो बेईमानी करने पे कहीं चूकते नहीं, कर रहे हैं क्योंकि उनकी आदत, जी वो जो है उसी चैनल से आए हैं, वही थ्राइव किए हैं, और उसकी यकीन भी है कि उनका कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा कहना है जो हमारा अब जो तीसरे टर्म में मैं देख रहा हूँ, इस मानसिकता पे ही रोक लगेगी कि कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको इसके अंदर इसी में कोलेक्टर डैमेज भी कह रहा हूँ इन इसमें सब चीजों इसमें मोदी क्योंकि जी इन ने, सब हाँ, जी जी आप कहिए प्लीज। क्योंकि इस तरह के जब एक लार्जर पर्सपेक्टिव में जो है एक बड़ी सी परिधि बना कुछ किया जाता है, तो उसमें निश्चित रूप से कुछ ऐसे भी केस होंगे कि जो है उतने कष्ट का कि उनको जो है मिले, ये उनकी भूमिका ना रहो, लेकिन जब चक्र चलता है तो ऐसे ही होता है। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि ये जो है हमने जो 40-50 साल से भारतीय समाज ने भ्रष्टाचार को सामान्य बना दिया, उसको जो है स्थायित्व प्रदान किया, उसको जो है कहना चाहिए उसका वो किया गया, भ्रष्टाचार को जो है सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान की। तो जो है ये तो पाप हमने हमारी जनरेशन किया है, मैंने होते हुए देखा है 70-80 के दशक से। उसमें जी बहुत बड़ी इसमें फिलॉसफी जरूरत नहीं है कि बनता की जनता जो है बड़ी बेचारी है, वो कुछ नहीं। जनता ने वो भी जान रही थी कि ये ऐसा ही चल रहा है, तो इसी में है, ठीक है, ऐसे ही करते हैं। नहीं तो ऐसा कैसे संभव है यार, इसी सचिवालय में इसी जगह पे जो है साइकिल की तनख्वाह पाने वाला आदमी जो है स्कूटर मोटरसाइकिल पे चले, साइकिल मोटरसाइकिल और स्कूटर की तनख्वाह वाला आदमी जो है वो ऑल्टो खरीद डाले, या जिसकी औकात जो है 3 लाख की गाड़ी खरीदने की, वो सीधे 10 लाख गाड़ी खरीद ले। ये सामान्य, कोई पूछता भी नहीं। ये हमारे समाज का अपना ये कोड है। मैं समझता हूँ मोदी जी अपने तीसरे टर्म में जो है इस कोड पे कोई ना कोई प्रतिघात करेंगे। मैं इसको तो इस पे खैर समाज क्यों ऐसा रहा क्या रहा उसमें हम एक अलग चर्चा विषय कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं, जरूरी भी है, क्योंकि पूरी तरह एक बार समाज को दोष देना भी क्या है, क्योंकि 90 से पहले लाइसेंस राज से जब तक था तब तक कोई ऐसा प्राइवेट स्पेस या कुछ वैसा था भी नहीं कि आदमी अपने लिए इंसेंटिव बनाए। तो जो भी आदमी काम करता है ह्यूमन लेवल पे अपने इंसेंटिव्स क्रिएट करता है। तो भ्रष्टाचार जो है, चूंकि कोई और इंसेंटिवाइज का सिस्टम नहीं था, दैट्स वन ऑफ माय पॉइंट्स। दिस इज अ डिस्कशन फॉर लेटर ऑन, बट इशू इज कि इट हैज टू बी कर्ब्ड। अब इसमें क्या है, ये दोनों चीजें आ रही हैं, प्राइवेट स्पेस को बढ़ावा दिया जा रहा है, लोग अपने लिए अगर रास्ते बना सकते हैं तो उनके लिए सारे ऑप्शन, सारे एंटरप्रेन्योरशिप या जो बिजनेस जिस तरीके से करना चाहें ओपन है। सेकंड, जो सबसे बड़ी बात मोदी जी ने की कि जिसने लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा, और ये बात एक बार नहीं, 2-3 बार 4 बार कही उन्होंने। लौटाने का मतलब क्या है, नोटबंदी में नोट आ गए, चलो ठीक है, पर अभी ये संपत्तियां अब कैश के रूप में तो नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता, अभी हम हमारे दर्शक भी जानते होंगे कि 2000 का नोट आखिरी बार पता नहीं कब देखा गया था, और उसका साइलेंट नोटबंदी हो गई उसकी। दूसरा ये कि फिर गहने हैं या ट्रैवल एक्सपेंसेस होते हैं या लैंड या प्रॉपर्टीज, सबसे ज्यादा जो अगर कहीं पे है उस पे वर्किंग चल रही है, लैंड और तो बोल प्रॉपर्टीज, बेनामी जो संपत्तियां हैं, वो आज का नहीं है मोदी जी का दर्द। उस 2014-15 में भी उनकी स्पीचेस में वो निकला था, और उस पे पूरे बकायदा जो है सिस्टमेटिक तरीके से होमवर्क हो रहा है। कई घरों पर आपको यूआई मैं डीएआई नंबर इस तरीके से जो है नगर निगम प्रॉपर्टीज को लिंक कर रहा है। जैसे आधार से पैन लिंक हुआ है, बैंक अकाउंट लिंक हुआ है, तो एक तारतम्य है, पर अभी तक प्रॉपर्टी से इंसान का जो लिंकेज है वो अभी सिर्फ वही प्रॉपर्टी रजिस्ट्री पेपर्स के थ्रू है, कुछ आधार से नहीं आया। आई मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या इस प्रकार की कोई व्यवस्था आप भविष्य में देख रहे हैं जिसमें नहीं नहीं, प्रॉपर्टीज का इस तरह की आदमी के सफेद इनकम से डायरेक्ट कनेक्ट होगा? जी मैं ये देख रहा हूँ कि इस तरह की व्यवस्था ऑलरेडी उनके पास आ चुकी है, वो ऑलरेडी प्लानिंग में नहीं है, एक्सक्यूशन के फॉर्म में है, जहां से लैंड को सिर्फ करना है उनको, और वो थर्ड टर्म में करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। इसमें कहीं भी कोई भी आपको जो है शक नहीं होना चाहिए। ये एक प्रोसेस ऑलरेडी उनके पास है, वो उसको लेके आ जाए।
उसमें कुछ नया बनाना नहीं है, उसमें बड़ी पहले कार्रवाई थी। लेकिन वो थर्ड टर्म में उनका एक गोल होता है, क्योंकि वो जो है वो ये भी नहीं चाहते हैं कि जो ग्रोथ चल रही है भारत की, उसमें जो है किसी तरीके का कोई जो है, वैसे ही 50 तरीके की चीजें चल रही है, नेशनल इंटरनेशनल दोनों तरफ से जो है आक्रमण हो रहा है, कोशिश प्रयास हो रहे हैं कि भारत की ग्रोथ को रोका जाए, या जो एक स्थायित्व भारत का है उसको उस स्थायित्व को जो है हिलाया जाए, या फिर जब एक समृद्धता की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो उसकी जो है खंडित किया जाए सामाजिक स्तर पे, भौगोलिक रूप से। तो ये सब चल रही है, इसीलिए जो है उनका सेकंड टर्म खत्म हो रहा है, इसलिए कोई नई चीज लेकर नहीं आ रहे। थर्ड टर्म में निश्चित रूप से जो है आप देखिएगा, मैं समझता हूँ प्रथम वर्ष में ही ऐसा होगा। और दूसरा मैं समझता हूँ गोल्ड पे जो है आपको निगाह रखनी पड़ेगी। जिस तरह का डिडॉलरेशन और जो है कम्युनिटी बेस्ड रीपैकिंग ऑफ द करेंसी का मामला चल रहा है, जो जिस तरह का हालात दिख रहे हैं विश्व के, तो मुझे लगता है कि मैं अर्थशास्त्री तो नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे जियो पॉलिटिकल उससे समझ में आता है लोगों को पढ़ने पे, कि 2-3 साल के अंदर जो है एक स्थिति ऐसी आएगी जहाँ पर जो आप प्रोड्यूस करते हैं या जो जो आपके पास है, उसके बेसिस पे आपकी करेंसी जो है वैल्यू की जाएगी, उसकी पहले उसकी वैल्यू रखी जाएगी। तो उस जगह पे गोल्ड भी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा उसके अंदर। और जैसा सभी लोग जानते हैं कि भारत में भले बैंक में सोना उतना भारत के पास ना हो, लेकिन भारतवासियों के घर में जो सोना जो है इतना है कि शायद विश्व का 9% या एक फिगर आई थी कुछ समय पहले कि विश्व का 9% सोना जो है भारतीय महिलाएं रखती हैं। तो मुझे वो लगता है कि स्त्री ये धन के कहीं ना रूप कहीं, में रहता है, स्त्री धन के हाँ रूप में रहता है, आभूषणों के मुझे रूप में लगता है कि रहता ये है। जी क्वांटिफाई होगा। अभी भले आप जी। इनकम टैक्स में ये आप डिक्लेयर करने को होता है आपके पास कितना सोना है, आप डिक्लेयर करते हैं ना, लेकिन मैं लगता है कि कहीं ये प्रोसेस जो है बड़ा रिफाइंड और रहेगा, जिसमें ये तो कि ऑलरेडी टोटल। ये ये ऑलरेडी आया है कि अगर कोई 50,000 से ऊपर का गोल्ड खरीद रहा है या आभूषण खरीद रहा है तो पैन नंबर उसको देना अनिवार्य है। और कैश में तो ये ट्रांजेक्शन बिल्कुल नहीं होता, तो जो बड़े नहीं, बड़े घरों की महिलाएं यहाँ कैश लेके मैं दूसरी जाते बात थे। कर जी मैं यहाँ दूसरी बात कर रहा हूँ। मैं उस सोने की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि आप ऑलरेडी 50,000 के ऊपर का है, बिल बन रहा है। मैं उस सोने की बात कर रहा हूँ जो कैश में आपने आज भी खरीदते। मैं उस सोने की बात कर रहा हूँ जो आज भी आपके लॉकर में है। उस सोने की बात कर रहा हूँ जो आज भी जानते हुए भी आप डिक्लेयर नहीं करते। ये मेरा अपना पूरा मानना है कि ये भी सोना ये सरकार की जरूरत में आएगा। ये नहीं कि उसको कॉन्फिस्केट किया जाएगा, बस उसकी क्वांटिफिकेशन होगा, उसकी वैल्यूएशन होगी, और वो आपकी जो है वैल्यू में आपकी स्वयं की में जुड़ेगा। क्योंकि जब संसार में आपकी करेंसी की वैल्यू की को वैल्यू बेस जो है इस पर निर्भर करेगा कि आप क्या प्रोड्यूस करते हैं और क्या आप क्या डिपॉजिट्स हैं नेचुरल सोर्सेज में। तो निश्चित रूप से वो सोना जो कि अनअकाउंटेड फॉर है वो जरूर सरकार लेके आएगी, क्योंकि जो जब हाँ। तक वो नहीं लाएगी तो आपका केवल रिजर्व बैंक में रखे हुए सोने से तो बात नहीं बनेगी। मैं समझता हूँ ये आएगा। जी नहीं, ये आप सही कह रहे हैं क्योंकि गोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ करेंसी, वेल्थ मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ वेल्थ है। उसमें और ज्योग्राफी का, समय का, लोकेशन का, किसी चीज का असर नहीं पड़ता है। इसीलिए गोल्ड को जो है सदैव हर समाज में, हर कैपिटलिस्टिक सोसाइटी हो, कोई सोशलिस्टिक सोसाइटी हो, दुनिया के किसी कोने में, हर और समाज, हर ह्यूमन समाज में उसकी अहमियत है और उसकी वैल्यू है। और वैल्यू कांस्टेंट है वर्ल्ड ओवर, वो वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो उससे बेहतर सिस्टम नहीं है ट्रेडिंग का या उसको वेल्थ को प्रिजर्व करने का। तो अंततः यह आना है सोने का किसी न किसी फॉर्म में। वैल्यूएशन जो आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि जो छिपा हुआ है उसकी वैल्यूएशन सामने आनी ही आनी है उसकी। और उससे क्या है, वो सिर्फ हर चीज से डरने की आवश्यकता भी नहीं है। हो सकता है ये पब्लिक के लार्जर गुड के लिए ही हो। जो वैल्यू आपने छिपा रखी है वो कहीं ना कहीं आपके काम ही आएगी, या सरकार हो सकता है कोई ऐसा इंसेंटिवाइज वाला सिस्टम निकाले जिसमें आपको डिक्लेयर करने पे भी कुछ ना कुछ मदद हो। क्योंकि आपने एक और बात की पुष्कर, कि चलते हुए सिस्टम को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहेंगे। क्योंकि क्या है, यदि बेनामी या नोटबंदी में बहुत प्रयास हुआ कि हम
जनता सड़क पे उतर आए, विरोधी खार खाए बैठे हैं हर चीज से, और विपक्षी और ना सिर्फ नेता बल्कि उनको सपोर्ट देने वाला एक बहुत बड़ा वोट बैंक वो भी खार खाया बैठा है। वो तैयारी कर रहा है कि किसी तरह हमको एक मौका मिले, हम सड़क पे आए, दंगा करें, आग लगाएं, और उनको कोई बहाने की जरूरत भी नहीं है। और उसमें अगर इस प्रकार की संपत्ति पर, मैं अक्सर जो आप कहते हैं कि इसी समाज ने ही हम लोग को भ्रष्टाचार का महिमा मंडन किया है या भ्रष्टाचार को एक्सेप्टेंस दी है, सोशल एक्सेप्टेंस। तो मैं तो घरों में या कहीं जगह कुछ लोगों से बात होती है तो कहते हैं कई लोग कि अरे जीने नहीं देंगे क्या? तो जीने तो दे ही रहे हैं, जीने में कौन सी तकलीफ आ रही है? पर एक कहीं एक हल्की सी बात आती है तो वो एक सबके जनता के अंदर का जो मनोभाव है कि अरे डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो उसका भी फायदा उठाने का बहुत सारे विपक्षी लोग प्रयास कर सकते हैं। बट देन अगेन 19 के तुरंत बाद 370 हटाई गई, राम मंदिर का फैसला 19 में आया, सीएए भी उसी समय आया। तो ये तो तय है कि ये तत्काल 6 महीने के अंदर कुछ ना कुछ बड़े फैसले आएंगे जिसका असर जो कोलेटरल डैमेज या जो सेटलमेंट है वो अगले 3-4 साल में हो जाता है, जनता उसकी आदी हो जाती है। तो चुनाव के वक्त नहीं, चुनाव के इमीडिएट जीतने के इमीडिएट बाद बड़े फैसले लिए जाएंगे, और ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा, ये रहेगा। तो मुझे लगता है कि मोदी जी के कल के स्पीच पर एक उनके एक एस्पेक्ट पर हमने बात की, भ्रष्टाचार, और उस पर उनके जो उद्गार थे, जो गुस्सा था, जो रौद्रता थी, उसका आदमी को, सबको, समाज को नोटिस ले लेना चाहिए कि समथिंग इज अबाउट टू कम एंड बी रेडी फॉर इट, बी वेरी रेडी, गेट इनटू द सिस्टम, गेट इनटू व्हाइट, देयर इज नो अदर वे। इसके साथ दादा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, और मोदी जी के कल के स्पीच पर हम और भी बात करेंगे, और देखते हैं क्या क्या निकलता है। थैंक यू सो मच दर्शकों। राम रिक्वेस्ट, राम। कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और सबको ही राम राम।